गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ओजस्वात आईएएस एकेडमी। तो जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बॉयकॉट ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट, जो काफी ज्यादा न्यूज में है। तो हम पूरा इशू देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है और क्यों ये इतना ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया है, क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या इसके पॉजिटिव आउटकम हो सकते हैं और क्या इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जहां से आप ये पीपीटीज बाद में डाउनलोड कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। अगर कंटेक्स्ट देखें तो जैसा कि इंडिया और चाइना के बीच में काफी लंबा समय हो गया है, अब फेस ऑफ की प्रॉब्लम है वो चल ही रही है, वो कम नहीं हुई, इनफैक्ट वो इंक्रीज हो गई, क्योंकि जो 20 इंडियन सोल्जर्स थे वो शहीद हो गए रिसेंटली, थोड़े दिन पहले ही। और ये इंसिडेंट हुआ गलवान वैली के अंदर, जो कि ईस्टर्न लद्दाख के अंदर है, और यही वो इंसिडेंट है जिसकी वजह से बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट और कंपनीज, ये डिमांड और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई है और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई है। हालांकि ये पहले से भी चल रहा था, लेकिन अब ये और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया है। लोग इनफैक्ट अपने टीवी, फोन और जो भी चाइनीज प्रोडक्ट, जो टीवी हो या फिर फोन हो या कोई भी ऐसी चीज हो, उसको ओपनली ब्रेक कर रहे हैं और ओपनली शो कर रहे हैं कि वो किसी भी हाल में चाइनीज प्रोडक्ट को नहीं खरीदना चाहते या फिर उसको बैन कीजिए, बॉयकॉट कीजिए। ऐसा ही हाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सब जगह पे हैशटैग बॉयकॉट चाइना, हैशटैग बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, यही सब ट्रेंड कर रहा है। तो ओवरऑल बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट या बॉयकॉट चाइना ये काफी ज्यादा न्यूज में है, और रीजन यही है कि अब लोग ये नहीं चाहते कि वो चाइनीज प्रोडक्ट को खरीदें, रेवेन्यू चाइना को दें और वही चाइना फिर इंडिया को आंखें दिखाए। इसी की कंटेक्स्ट में एक टर्म यूज की जा रही है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, जिसको हमने एमसीक्यूज में भी कवर किया है। तो आप उसको चेक कीजिए कि वो क्या टर्म है, और अगर आपको याद है तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, सॉरी कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। तो फिलहाल सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया इस पोजीशन में है कि वो चाइनीज प्रोडक्ट को बैन कर सके या उसको बॉयकॉट कर सके। तो इसके लिए आपको थोड़ा फैक्चुअल पार्ट पता होना चाहिए कि क्या इंडिया चाइना का ट्रेड आपस में है, क्या उसकी अभी सिचुएशन है। तो अगर इंडिया का ट्रेड देखें चाइना के साथ में, तो 2018 के अंदर 19 में ये था $87 बिलियन का, यानी कि पूरा इंडिया चाइना का ट्रेड वॉल्यूम देखें तो वो था $87 बिलियन। इसमें ये देखें कि इंडिया जो इंपोर्ट करता है चाइना से वो है अराउंड $17 बिलियन, और इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है चाइना को, यानी हम जो चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो है सिर्फ $16 बिलियन। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो ट्रेड डेफिसिट के अंदर है विद चाइना, और वो भी कम नहीं, वो भी है $83 बिलियन, जो कि काफी ज्यादा है। और अगर टोटल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया का जो 8% टोटल एक्सपोर्ट्स है वो चाइना को होता है, जबकि चाइना सिर्फ 2% करता है अपने टोटल एक्सपोर्ट्स को इंडिया के अंदर। यानी टोटल एक्सपोर्ट्स के मामले में भी इंडिया ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना पे, और चाइना से इंपोर्ट करने में भी इंडिया ज्यादा डिपेंडेंट है। तो ये कहते हैं फैक्चुअल डिटेल्स, या फिर जो इकोनॉमी की ग्राउंड रियलिटी है वो। तो जैसा हम इंडिया चाइना ट्रेड वॉल्यूम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसके अंदर क्लियर है कि इंडिया जो है ट्रेड डेफिसिट के अंदर है। अगर हम देखें कि चाइनीज प्रोडक्ट ऐसे कौन से हैं जिसके ऊपर इंडिया डिपेंडेंट है, उससे इंपोर्ट करता है, तो मेनली टॉयज, लाइटनिंग, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, एंटीबॉडीज, मोबाइल्स एटसेट्रा, ये सब के ऊपर इंडिया डिपेंड है चाइना के ऊपर। यहाँ पे आपके लिए एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि इंडिया एक सेल्फ रिलायंट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, यानी हम फूड सिक्योरिटी के मामले में सेल्फ रिलायंट है। बट ये चीज आपको ध्यान करनी चाहिए कि फर्टिलाइजर्स पे हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स पे, यानी कि फर्टिलाइजर्स हम इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं वो इंपोर्ट के थ्रू आ रहा है, और एग्रीकल्चर में हम कह रहे हैं कि हम सेल्फ रिलायंट है, यानी कहीं ना कहीं जो एक रॉ मटेरियल है उस पे हम डिपेंडेंट हैं और बाद में हम सेल्फ रिलायंट अपने को बोल रहे हैं। तो फर्टिलाइजर्स में भी अगर हम सेल्फ रिलायंट होते हैं तो एक्चुअल मीनिंग में हम ये कह सकते हैं कि हमारी फूड सिक्योरिटी में हम सेल्फ रिलायंट हैं।
तो ये आप सर्च करने की कोशिश खुद से कीजिए कि इंडिया क्यों फर्टिलाइजर्स को इंपोर्ट कर रहा है, क्यों इंडिया उसको यहाँ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। देन इंडियन प्रोडक्ट्स की अगर बात करें जो हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें आते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कॉटन टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, रोलेट, आयरन ओर एटसेट्रा। और इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है 36% ऑफ इट्स डायमंड चाइना को, यानी 36% डायमंड हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये आते हैं इंडिया के एक्सपोर्ट टू चाइना। तो अगर इतना ज़्यादा हमको प्रॉब्लम है चाइनीज प्रोडक्ट से, तो ऐसा क्या रीज़न है कि ये चाइनीज प्रोडक्ट इंडिया के अंदर इतने फेवरेट ही क्यों है, हम इतना ज़्यादा उसको इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? उसका बेसिक रीज़न अगर देखें तो वो ये है कि उनकी लो प्राइसेस है। तो जनरली अगर आप देखेंगे तो एज अ कंज्यूमर हम हमेशा सोचते हैं कि हमको जो भी प्रोडक्ट मिले वो लो प्राइस का मिले। उसमें हम ये नहीं देखते कि वो इंडियन प्रोडक्ट है कि चाइनीज है कि अमेरिकन है, हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो लो प्राइस में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो लो प्राइसेस में मिल रहा है तो कंज्यूमर हमेशा प्रेफर करता है कि वही प्रोडक्ट वो ले। ऐसा ही है चाइनीज प्रोडक्ट के साथ में, उनकी क्वालिटीज जो है वो चाहे खराब हो, लेकिन क्योंकि वो लो प्राइसेस के अंदर है इसलिए वो फेवरेट है इंडिया के अंदर। तो फिर वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना ज्यादा लो क्यों है? उसका रीजन ये है कि वहां पे चीप लेबर फोर्स है। दूसरा, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है चाइना के अंदर, वो सब्सिडी उसको मिलती है चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से फर्दर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है गुड्स का वो रिड्यूस हो जाता है। और जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर है वो इतना ह्यूज क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, उससे और भी ज्यादा कॉस्ट डिक्रीज हो जाता है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से चाइनीज प्रोडक्ट काफी लो प्राइसेस में मिल रहे हैं। यानी एक, जो चीप लेबर फोर्सेस है उसकी अवेलेबिलिटी है, सेकंड सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट, और थर्ड कि वहां पे ह्यूज क्वांटिटी में गुड्स एक साथ मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। लेकिन ऐसा सिनेरियो इंडियन मैन्युफैक्चरर के साथ में नहीं है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे रॉ मटेरियल्स काफी ज्यादा कॉस्टली है, और जो टेक्निक है प्रोडक्शन की वो भी अब पुरानी हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है, और फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से वो भी हायर है, यानी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी ज्यादा है। तो इन्हीं सब की वजह से इंडियन प्रोडक्ट का हमेशा कॉस्ट जो है वो हायर रहता है। बेशक क्वालिटी कैसे भी हो, लेकिन कंज्यूमर प्रिफर करता है चाइनीज प्रोडक्ट। इस वजह से ये इंडिया के अंदर फेवरेट है, और यही रीजन है जिसकी वजह से इंडियन प्रोडक्ट जो है वो चाइनीज प्रोडक्ट को compete नहीं कर पा रहे हैं, ना ही इंडिया में और ना ही इंटरनेशनल लेवल पे। सो ये जो डिपेंडेंसी है, इंडिया की डिपेंडेंसी ऑन चाइना, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। इनफैक्ट वो रिड्यूस होने की जगह पे ईयर बाय ईयर इंक्रीज होती जा रही है। यानी कि 2015-16 के अंदर जो इंडिया का एक्सपोर्ट था टू चाइना वो था ओनली अराउंड 4% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट। लेकिन उसी पीरियड के अंदर अगर इंडिया के इंपोर्ट्स की बात करें चाइना से, तो वो है 15% ऑफ इंडियाज टोटल इंपोर्ट्स। यहाँ तक कि 2010 और 11 के अंदर जो चाइना का शेयर था इंडिया के टोटल इंपोर्ट्स के अंदर वो था 11%, लेकिन ये अब 15% हो चुका 2015 और 16 के अंदर। यानी कि टाइम के साथ में ये जो डिपेंडेंसी है वो इंडिया की कम नहीं हो रही, इनफैक्ट इंक्रीज ही हो रही है। और इसमें सबसे मेजर कंसर्न ये है कि इंडिया की डिपेंडेंसी मेडिसिन के फील्ड में बहुत ज़्यादा है चाइना के ऊपर, और ये एक कारण है कंसर्न का इंडियन पॉलिसी मेकर्स के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे फार्मा इंग्रेडिएंट्स हैं जो इंडिया इंपोर्ट करता है चाइना से। कंपैरिजन के लिए यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रॉ मटेरियल के मामले में इंडिया कितना ज़्यादा पीछे है और कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। देन अगर बात करें कि कौन से ऐसे इंडियन सेक्टर्स हैं जो चाइना के इस तरीके के एक्सपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, तो उसमें आता है टॉय इंडस्ट्री। यानी कि इंडिया की जो खिलौनों की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुई है ये जो चीप चाइनीज़ इंपोर्ट्स हैं इनकी वजह से, क्योंकि जो चाइनीज़ टॉयज़ हैं उनका कॉस्ट बहुत कम है कंपेयर टू इंडियन टॉयज, और इसी वजह से जो इंडियन कंपनीज हैं वो compete नहीं कर पाई चाइना के साथ में,
और लास्ट ईयर सिर्फ 20% जो इंडियन टॉय मार्केट था वो कैप्चर किया गया इंडियन कंपनीज के द्वारा, बाकी 80% मार्केट, यानी आप सोच के देखिए कि इंडिया के अंदर 80% मार्केट चाइनीज या फिर इटालियन कंपनीज के पास में है, 20% ही इंडियन उनसे compete कर पा रहे हैं। आस्कॉम है, उसकी एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो 40% इंडिया की टॉय मेकिंग कंपनीज हैं उन्होंने अपना बिजनेस क्लोज भी कर दिया लास्ट 5 इयर्स के अंदर, और जो 20% है वो इस हालत में है कि वो उनको भी अपना बिजनेस बंद करना पड़ सकता है। तो ये हालात हो गए हैं इंडियन कंपनीज के इंडिया के अंदर इन चीप चाइनीज प्रोडक्ट की वजह से। देन फिकी के अकॉर्डिंग जो चाइनीज हैं वो इंडिया के जो सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन सेक्टर में सबसे ज्यादा वो इन्वेस्ट करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जहां पे उनका शेयर 40% है। देन मेटलर्जी इंडस्ट्री, पावर, कंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेज। तो ये इंडियन सेक्टर ऐसे हैं जहां पे चाइनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लिस्ट दी गई है टॉप चाइनीज कंपनी इन इंडिया, जैसे Xiaomi, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, हुबई। वेल ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो फर्दर अगर इस टॉपिक को देखें तो जो चाइना है उसने जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उसका भी एक तरीके से कमर तोड़ रखी है, क्योंकि वो यहाँ पे अपने जो चीप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उसको डंप करता है। उसका एक एग्जाम्पल अगर देखें तो दिवाली फेस्टिवल के अंदर जो लाइटनिंग होती है वो ज़्यादातर चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि फेस्टिवल इंडिया के अंदर आता है दिवाली, लेकिन असल में जो मनी के नाम पे दिवाली बनती है वो चाइना में बनती है, क्योंकि हम इतने ज्यादा प्रोडक्ट उसके खरीदते हैं कि प्रॉफिट ज्यादा होता है चाइना को। और इसी वजह से चाइना बेस्ड जो वेंडर्स हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है इंडिया के ऊपर, ग्रिप है, वो और भी ज्यादा स्ट्रेंथ उनकी बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के अंदर भी उनको बहुत ज्यादा अच्छी पकड़ हो गई है। इनफैक्ट 51.4% जो शेयर है स्मार्टफोन शिपिंग का वो है इंडिया के अंदर चाइनीज बेस्ड वेंडर्स का। देन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या इंडिया प्रिवेंट कर सकता है ये जो चाइनीज प्रोडक्ट है उनकी सप्लाई इंडियन मार्केट्स के अंदर? तो अनफॉर्चुनेटली इसका आंसर है नो, क्योंकि चाइना और इंडिया दोनों ही WTO के मेंबर हैं और WTO की रूलिंग के अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बिल्कुल फुल बैन जो है वो लगा दिया जाए किसी भी कंट्री के इंपोर्ट्स के ऊपर, चाहे उसके साथ में आपके डिप्लोमेटिक, रीजनल या फिर कोई ट्रेड रिलेशन हो या ना हो। तो ऐसा रूलिंग्स है WTO की, और क्योंकि ये मेंबर्स हैं तो उनको ये फॉलो करना जरूरी है। हाँ, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, हेल्थ या फिर सिक्योरिटी का इशू उसको लगता है तो उस पे। इसके एग्जाम्पल में जैसे देखें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किए हैं वो चाइनीज मोबाइल जिसके ऊपर IMEI नंबर्स नहीं होते, तो ऐसे प्रोडक्ट को इंडिया सिक्योरिटी के नाम पे बैन कर सकता है। और ऐसे ही चाइना ने भी बैन कर रखे हैं इंडिया के मिल्क प्रोडक्ट, और उन्होंने इशू बताया अपना हेल्थ इशू। तो ये कुछ ऐसे एग्जेम्पशंस हैं जहां पे कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को बैन किया जा सकता है, लेकिन फुल कंप्लीट बैन पॉसिबल नहीं है। देन एक ट्रेडर्स बॉडी है जिसका नाम है द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। इसने ये कहा है कि चाइनीज प्रोडक्ट अराउंड 3000 चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना है, बॉयकॉट करना चाहिए। और इसने ये जो बॉयकॉट की बात कही है उसमें उसने 450 इंपोर्टेड आइटम्स को भी लिस्ट किया है, जिसके अंदर कॉस्मेटिक्स, बैग्स, टॉयज, फर्नीचर ये सब आते हैं। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस बॉडी का ये ऑब्जेक्टिव है कि वो चाहता है कि जो चाइनीज फिनिश्ड गुड्स हैं उनका इंपोर्ट अराउंड $13 बिलियन तक कम किया जा सके, और बाय दिसंबर 2021 तक इसको 1 लाख करोड़ तक रुपीस तक कम किया जाए। इनफैक्ट जो कॉमन पीपल है इंडिया के वो भी बॉयकॉट करने की मुहिम पे जुड़ गए हैं कि वो चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने में लगे हुए हैं। तो ना सिर्फ इंडियंस बल्कि इंडियन गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि वो कैसे भी ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक करे या फिर टैरिफ्स को इंक्रीज करे चाइना के ऊपर।
और रीसेंट क्लैश के बाद में तो ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इशू भी इतना ही तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ तक कि जो इंडियन टेलीकॉम मिनिस्ट्री है उसने भी ये ऑर्डर किया है कि जो गवर्नमेंट की टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं या फिर कोई और जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी जो भी फ्यूचर चाइनीज डील्स उनकी हुई है या फिर इक्विपमेंट अपग्रेडेशन की उनकी कोई डील हुई है तो उनको बैन करे, और जो चाइनीज कंपनी है उनको भी बैन किया जाना चाहिए। उनके साथ में कोई भी ऐसा पार्टनरशिप में कोई टेंडर या फिर फ्यूचर प्रोडक्ट ना रखा जाए। तो जो चाइनीज गुड्स टेक्नोलॉजी या इन्वेस्टमेंट की जो बॉयकॉट की जो कॉल है, ये जो मुहिम है वो काफी टाइम से चल रही है, जब से चाइनीज ट्रूप्स ने एक तरीके से फेस ऑफ की सिचुएशन बनाई या फिर उसने इतना ज्यादा एग्रेशन दिखाया, तभी से ये सब डिमांड हो रही है। इनफैक्ट लोग कहीं ना कहीं ये भी ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो चाइनीज ऐप हैं स्मार्टफोन के ऊपर उनको भी डिलीट किया जाए, और चाइनीज ऐप के अगेंस्ट में जो एक ऐप बनाया गया था उसको भी डाउनलोड किया गया था अराउंड 5 मिलियन टाइम्स, बट बाद में इसको गूगल ने ब्लॉक कर दिया था। तो इससे अंदाजा लग जाता है कि इंडियंस कहीं ना कहीं चाइना से काफी ज्यादा नाराज हैं, और अगर ये ऐसे सिचुएशन बनती रही तो वो बॉयकॉट और भी ज्यादा इंटेंसिफाई कर सकते हैं। और इसी मुहिम के अंदर सोनम वांगचुक भी सामने निकल के आए हैं, जिनको आप 3 इडियट मूवी के बाद से जानते होंगे। ये पायनियरिंग इंडियन इंजीनियर हैं जो कि रह रहे हैं और काम भी कर रहे हैं लद्दाख के अंदर। तो वो इस कॉल के लिए कि बॉयकॉट होना चाहिए चाइना, उसके लिए एक तरीके से फोर फ्रंट पे हैं। उन्होंने सबसे ये अपील की है सभी कंट्रीमैन से कि चाइना को सेना जवाब देगी बुलेट से और नागरिक को जवाब देना है वॉलेट से, यानी कि उनको चाइना का प्रोडक्ट ही नहीं खरीदना, उसको बॉयकॉट करना है, तभी नागरिक वॉलेट से उसको जवाब दे पाएंगे। और अगर ऐसा लोग करते हैं तो इस तरीके से वो अपनी कंट्री की सिचुएशन में हेल्प कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसी में उन्होंने मैसेज भी दिया कि जो सॉफ्टवेयर हैं यानी जो भी चाइनीज सॉफ्टवेयर हैं उनको छोड़ो विद इन अ वीक, और जो हार्डवेयर वाली चीजें हैं वो हम 1 साल में खत्म कर देंगे। तो इस बार भारत की बुलेट पावर से ज्यादा वॉलेट पावर काम आएगी, ऐसा उनका मानना है, अगर लोग सीरियसली इस बॉयकॉट को फॉलो करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसा इंडिया कुछ कर सकता है कि वो जो चाइनीज प्रोडक्ट है उसकी एंट्री के में कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट कर सके, उसको रोक सके इंडियन मार्केट के अंदर। तो हाँ, कुछ हद तक ये पॉसिबल है कि इंडिया उन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी या फिर काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा दे जो भी चीप चाइनीज प्रोडक्ट है उनके ऊपर। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये जो दोनों ड्यूटी है यानी कि एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी, इनमें डिफरेंस क्या है। तो अगर ये ड्यूटी इंडिया लगाता है उन चाइनीज प्रोडक्ट पे जो कि चीप है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या फिर टॉयज, तो इनसे क्या होगा कि ये चाइनीज प्रोडक्ट हैं इनकी कहीं ना कहीं कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, और ऐसा होगा तो जो इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं उनको कहीं ना कहीं चांस होगा कि वो एक तरीके से कंपेटिटिव हो जाएंगे, क्योंकि अगर कॉस्ट एक की कम रहती है एक की बहुत ज्यादा रहती है तब कस्टमर को प्रॉब्लम होती है। बट अगर ऐसी ड्यूटीज इंडिया इंपोज करता है तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाएगा जिसके अंदर इंडियन मैन्युफैक्चरर भी कहीं ना कहीं उनको एज मिलेगा उसमें, और इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। देन साइंटिफिक रीजंस भी हो सकते हैं चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करने के लिए, जैसे कि क्वालिटी कंसर्न एक रीजन हो सकता है इसमें, कि अगर क्वालिटी सही नहीं है तो कहीं ना कहीं वो एक रीजन देके बैन लगाया जा सकता है। जैसे कि चाइनीज प्रोडक्ट हैं वो कंटामिनेट पाए गए थे पास्ट के अंदर भी, और ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि चाइना से जो एग्स आते हैं वो फेक प्लास्टिक एग्स हैं, यानी कि इतना ज़्यादा चाइना फेक ही नहीं है, अपने प्रोडक्ट भी फेक यहाँ पे इंडिया के अंदर इंपोर्ट कर रहा है। तो ऐसा केरल के अंदर रिपोर्ट्स आई थी, और जो इंडिया है वो एक्सप्रेस भी कर रहा है कि अपनी कंसर्न कि उसका ट्रेड डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा है चाइना के साथ में। और इसी तरीके से सोशल मीडिया रिपोर्ट्स भी आई, उसके अकॉर्डिंग ये था कि राइस हैं वो भी प्लास्टिक के बने हुए हैं, वो भी चाइना इंडिया के अंदर डंप कर रहा है। अब जैसा कि आपने देखा कि WTO मेंबर्स होने की वजह से इंडिया कंप्लीट बैन नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ पे एग्जाम्पशंस होते हैं जैसे कि हेल्थ के बेसिस पे, सिक्योरिटी के बेसिस पे। तो अगर क्वालिटी कंसर्न इंडिया दिखाता है और ऐसी चीज़ें पकड़ी जाती हैं तो इंडिया
लीगली उनको रोक सकता है, उन पे बैन लगा सकता है, जैसे कि चाइना ने कर रखा है। चाइना ने यही रीजन दिया कि इंडियन के जो मिल्क प्रोडक्ट हैं वो क्वालिटी के अंदर खराब है। देन अगर इम्पैक्ट की बात करें कि अगर चाइनीज प्रोडक्ट को हम बैन करते हैं तो उसका इंडिया में क्या इम्पैक्ट होगा, तो एक वेल नोन फैक्ट ये है कि जो इंडियन मार्केट है वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, यानी कि यहाँ पे प्राइस के बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा एकदम से सिनेरियो चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे जो कंपनीज हैं जिसकी प्राइस अगर लो है तो वो ही इस मार्केट के अंदर अपनी जगह बना पाती है, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर जो हैं वो प्राइस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय कि क्वालिटी के। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे सेल लगी है और वहाँ पे बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं जिनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, वहीं पे अगर क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये होंगे कि लोग उस सेल की तरफ जाएंगे बजाय कि उस क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ। तो ये है इंडियन सिनेरियो, जो ज़्यादातर उसका झुकाव है वो होता है प्राइस की तरफ बजाय कि क्वालिटी की तरफ, और जो चाइनीज प्रोडक्ट सेटिस्फाई करते हैं क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो उनकी क्वालिटी भी कम है और उनकी प्राइसेस भी लो है, और ऐसा सिनेरियो इंडियन मैन्युफैक्चरर के साथ में नहीं है। तो ये एक कंसर्न है। और अगर चाइनीज प्रोडक्ट बैन हो जाते हैं तो दूसरा इसका ये हो सकता है इम्पैक्ट कि इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा वो किस वजह से होगा, कॉस्ट पुश या डिमांड पुल, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और इस इन्फ्लेशन की वजह से जो लोअर इनकम ग्रुप है इंडिया के अंदर वो ज़्यादा सफ़र करेंगे, क्योंकि फिर वो कॉस्टली इंडियन प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर पाएंगे जो वो अब कर पा रहे हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर देखें कि अगर एक ब्लैंकेट बैन लगता है तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होगा, तो सबसे जो कॉमन चीज जो होगी वो ये कि जो कस्टमर्स हैं वो मिलेंगे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, और जो इंडियन कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को वैल्यू देंगे, और इससे डोमेस्टिक रेवेन्यू इंक्रीज होगा और इस वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी बूस्ट होगी, साथ में एमएसएमई सेक्टर भी, और इसी से इंडिया की जो प्रोडक्ट हैं उनकी कॉम्पिटिटिवनेस भी इंक्रीज होगी, क्वालिटी जो है कमोडिटी की वो फर्दर इंक्रीज होगी, और सेल्फ सफिशिएंसी जो है फ्यूचर के अंदर वो बरकरार रह पाएगी, और इससे मेक इन इंडिया को भी एक बूस्ट मिलेगा। साथ में ऑब्वियस है कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो काफ़ी सारे सेक्टर्स में बढ़ेगी, और हमारी जो मेन फैक्टर है जो हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं चाइना पे हर साल दर साल, वो कम होगा, और जो इंडियन गुड्स हैं वो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे, और इससे हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कम होगा, जिससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बचेगा, और जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन है लोगों के अंदर वो भी आएगा, क्योंकि जब इंडिया की डिपेंडेंसी चाइना पे कम हो जाएगी तो इंडिया को ये लगेगा कि वो सेल्फ सफिशिएंट है, और ये जो दोनों दोस्त हैं यानी कि चाइना और इंडिया जो मिलके रह रही हैं उनके अगेंस्ट वो अपने आप को कैपेबल समझेगा। अगर नेगेटिव एस्पेक्ट देखें तो नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि जो 10 कैटेगरीज हैं बाय वैल्यू, उनमें से 8 जो कैटेगरीज हैं ये इंपोर्ट्स इंडिया करता है चाइना से। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी कितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर, तो एकदम से जो ब्लैंकेट बैन करने से जो डिमांड है वो बिल्कुल से इम्पैक्ट हो जाएगी, और फिर इंडिया के जो बहुत से इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है जैसे कि मशीनरी के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, बल्क ड्रग्स के अंदर, इन सब के लिए भी इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। तो अगर बैन होता है इम्पोर्ट्स चाइना से तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएंगी, और इनकी अवेलेबिलिटी इंडिया के अंदर कम हो जाएगी, यानी कि सप्लाई और डिमांड बहुत ही ज़्यादा मिसमैच आ जाएगा, और उससे इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा वो तो अभी क्लियर नहीं है, बट शॉर्ट टर्म के लिए उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर होगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, वहाँ पे चाइना भी उसका अपोजिट कर सकता है, जैसे कि इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड वार चल रहा है, वैसे ही चाइना और इंडिया के बीच में एक ट्रेड वार हो सकते हैं जिसमें कभी इंडिया बैन करेगा, कभी चाइना कुछ गुड्स बैन करेगा। और क्योंकि इंडिया ज़्यादा अपना टोटल जो एक्सपोर्ट है वो चाइना को करता है कंपेयर टू चाइना, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है।
और इसी के चलते हो सकता है कि लीगल इश्यूज भी बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ सकते हैं इंडिया को, जैसे कि WTO के अंदर जो ये चाहता है कि इक्वली ट्रीट किया जाए सभी ट्रेडिंग पार्टनर्स को। फिर जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं जो कि अवेलेबल हैं इतने कम पैसों के अंदर, वो एकदम से इतने लो प्राइसेस में इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करना भी बहुत मुश्किल है। और इस मूव से क्योंकि एक तरीके से डिमांड सप्लाई का मिसमैच हो जाएगा और इससे हो सकता है कि जो कॉस्ट ऑफ इंडियन इंपोर्ट्स है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। हाँ, हालांकि सिर्फ इंडिया ही ऐसा कंट्री नहीं है जो बॉयकॉट का काम कर रहा है। फिलीपींस, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, US इन और ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जिन्होंने ये मुहिम चला रखी है कि वो चाइनीज गुड्स को बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज चाइना के इस रवैये से परेशान हो चुके हैं। लास्ट में वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। वे फॉरवर्ड में यही आता है कि कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, चाहे बैनिंग का हो या बॉयकॉटिंग का हो चाइनीज प्रोडक्ट का, उससे पहले सोचने की ज़रूरत है, उससे पहले ये एनालाइज करने की ज़रूरत है कि इंडिया जो है वो चाइना को सेंड करता है 8% ऑफ इट्स टोटल एक्सपोर्ट, जबकि चाइना सिर्फ 3 या फिर 2% ही अपना टोटल एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया के ऊपर। तो उससे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट चाइना पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा उसका हमें उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि एज ऑफ इन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ये दिखता है कि इंडिया ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना पे। तो अगर हम बॉयकॉट करते भी हैं तो उनका 2 to 3% एक्सपोर्ट्स पे कुछ फर्क पड़ेगा, जिसको हम टोटली बैन भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए ज़रूरत है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक रैशनल डिसीजन ले, ना कि इमोशनल के बेसिस पे सिर्फ। और इससे बेटर ये होगा कि कुछ भी सडन डिसीजन लेने की जगह पे हम ग्रेजुअल फेज आउट करें, यानी कि एकदम से हम ये कहें कि चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करेंगे और बाद में हमारे पास कोई सब्सटीट्यूट अगर उसका नहीं होता है, अगर इंडियन इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चर इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं हुई या फिर कॉस्ट एकदम से रेज हो गई, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया को ही इम्पैक्ट करेगा। हमें ग्रेजुअली उन चीज़ों को, चाइनीज प्रोडक्ट को इंडिया से फेज आउट करना चाहिए और साथ में जो इंडियन मैन्युफैक्चरर या फिर इंडस्ट्रीज है उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए और धीरे धीरे जो इंडियन कंज्यूमर्स है उनको क्वालिटी की तरफ जाना चाहिए, ना कि प्राइसेस की तरफ। तो ये कहने का मतलब है बॉयकॉट या फिर बैनिंग का काम है चाइनीज प्रोडक्ट का, वो सडनली अगर होगा तो उससे इंडियन इकोनॉमी हर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जबकि ये फेज वाइज अगर होता है तो उससे इम्पैक्ट कम होगा और ये ग्रेजुअल होगा तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। क्योंकि बहुत से ऐसे क्रूशियल सेक्टर्स हैं जिस पे हम पूरी तरीके से या फिर बहुत ज़्यादा तरीके से चाइना पे डिपेंडेंट है, जैसे हमारा फार्मा, एग्रीकल्चर सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स एटसेट्रा। तो स्टेप इस तरीके से लेने चाहिए कि सिर्फ एक इमोशन के बेसिस पे नहीं, एक रैशनल डिसीजन लिया जाए, ताकि जो बॉयकॉट ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट की मुहिम चल रही है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कम से कम पड़े लोगों पे भी और इंडियन इकोनॉमी पे भी, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज से चल रही है। सो यही सब था आज के लेक्चर में। होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि सारी अपडेट्स आपको फिर मिलते रहेंगे। हर रोज एक वीडियो डलता है, आप रेगुलर रहिए, रेगुलर देखिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।